Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. से पार्ट गंगा का अपवाह तंत्र पार्ट ए में मैंने देवप्रयाग प्लस आपका कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग इन 5 प्रयागों के बारे में जानकारी दी। उसके बाद पार्ट बी में मैं गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र प्लस डेल्टाई क्षेत्र के बारे में जानकारी दूंगा। मैदानी क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्र के बारे में जानकारी दूंगा। गंगा नदी अलकनंदा भागीरथी से मिलकर देवप्रयाग में ये दोनों मिलती हैं और गंगा नदी इसका नाम पड़ता है। और ये मैदानी क्षेत्र में है। बुलंदशहर, हरिद्वार और बुलंदशहर से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। इसकी अगर देखा जाए गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो एक विस्तृत अपवाह तंत्र है जो 5 राज्यों और बांग्लादेश देश की सीमा रेखा में जाके विलीन हो जाता है। इसका अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में ये अपवाह तंत्र पूर्णतः विलीन हो जाता है। और इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये उत्तर भारत की या भारत की जीवन रेखा भी इसको बोला जाता है। उत्तर भारत की इसको जीवन रेखा बोला जाता है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत के 5 राज्यों से होकर ये गतिशील होती है। 5 राज्यों से ये गतिशील होती है। इसके लेफ्ट बैंक जो मतलब लेफ्ट क्षेत्र से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, राइट क्षेत्र से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं। और इसमें जो दोआब क्षेत्रों का विकास होता है वो भी हमको ध्यान में रखना है। ये पीएससी एमपीपीएससी 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी न किसी दोआब क्षेत्र के बारे में वो क्वेश्चन करते हैं और दोआब क्षेत्र के बारे में अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो किन नदियों के बीच में क्वेश्चन है। ये दोआब क्षेत्र है। ये दोआब क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच में है और प्लस ये किस नदी के बेसिन को या कहा जाए कि किस नदी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित है, इसके बारे में जानकारी है। तो मैं इसके बाएं क्षेत्र से जो नदियां इससे मिलती हैं उसके बारे में बता रहे हैं। गंगा नदी है। गंगा नदी देवप्रयाग से अलकनंदा भागीरथी से मिलकर देवप्रयाग में जाके गंगा नदी में कन्वर्ट हो जाती है। रामगंगा नदी कन्नौज में जाकर इससे मिलती है। रामगंगा नदी कन्नौज में इससे जाकर मिलती हैं। गोमती नदी गाजीपुर नामक एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इससे जाकर मिलती है। गोमती नदी की एक विशेष बात है कि यहाँ पर गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। तो ये कभी कभी जोड़ियों में पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ऐसे ही लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो हमको याद रखना है कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपके शारदा और घाघरा जो नदी है वो प्रयागराज में मतलब छपरा, प्रयागराज से थोड़ा छपरा जो बिहार का क्षेत्र है वहाँ जाके मिलती है। गंडक नदी सोनपुर में जाके मिलती है गंगा नदी से। बूढ़ी गंडक आगे चलकर आपकी करशेला नामक स्थान है वहाँ पर जाके मिलती है। कोसी प्लस महानंदा जो नदी है वो फरक्का से थोड़ी सी आगे मिल जाती है। इसकी राइट साइड से मतलब दाएं क्षेत्र से आपकी नदी जो मिलती है यमुना नदी मिलती है। यमुना नदी के बाद आपकी यमुना नदी कहाँ मिलती है, आपकी प्रयागराज में। दूसरी सोन नदी जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और पटना जो कि आपकी बिहार की राजधानी उससे जाकर मिल जाती है। अब मैं जो उत्तर भारत में जो दोआब क्षेत्रों का विकास होता है, किन 2 नदियों के दोआब क्षेत्रों का विकास होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। रामगंगा और गोमती नदी के बीच में एक दोआब क्षेत्र का विकास होता है जिसे रोहिलखंड क्षेत्र कहते हैं। रामगंगा और गोमती नदी के मध्य में एक दोआब क्षेत्र का विकास होता है जिसे रोहिलखंड कहते हैं। गोमती नदी और घाघरा नदी के मध्य में एक दोआब क्षेत्र का विकास होता है जिसे अवध का क्षेत्र कहते हैं। मित्रों इसको ध्यान रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। आपकी घाघरा प्लस आपकी जो गंडक नदी है उसके मध्य में पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान का विकास होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान का विकास होता है। गंडक और बूढ़ी गंडक के मध्य में जो क्षेत्र विकसित होता है उसे सारण का मैदान कहा जाता है। गंडक और बूढ़ी गंडक के मध्य में जो क्षेत्र का विकास होता है उसे सारण का मैदान कहा जाता है। बूढ़ी गंडक और कोसी के मध्य में मिथिला का मैदान का विकास होता है।
कोसी और महानंदा के मध्य में रार क्षेत्र का विकास होता है। कोसी और महानंदा के बीच में रार क्षेत्र का विकास होता है या पूर्वी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र का विकास होता है। आपका जो कोसी नदी है वो अपने मुख्य वर्षा काल में अपने मुहाने पर, जहाँ पर ये अपने अपवाह तंत्र में, कोसी का स्वयं का जो अपवाह तंत्र उसमें विसर्पों का निर्माण व्यापक स्तर पर करती हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपना मुहाना चेंज करती रहती हैं, या मतलब मुहाने में मतलब ट्रम्बो कर देती हैं, मतलब चेंज कर देती हैं या बदल देती हैं, जिससे क्या है कि इससे के कारण यहाँ पर इसे शोक की नदी भी बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोलते हैं, क्योंकि अपने वर्षा काल में अपने जो मुहाने हैं, जो इसका गंतव्य स्थान, उसको ये बार बार चेंज करती रहती। ये नदी गंगा नदी जो आपकी है पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर ये दो धारा नामक स्थान से ये गंगा नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक का नाम ऊपरी गंगा जो कि बांग्लादेश में जाती है, और दूसरे का नाम आपकी हुगली में कन्वर्ट हो जाता है, इसका नाम हुगली पड़ जाता है, हुगली नदी। वो भी बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुगली नदी जो है इसकी निचली गंगा की धारा है, उस नदी के किनारे हावड़ा ब्रिज और स्थित है। हावड़ा ब्रिज 1948 में इसका निर्माण किया गया। हावड़ा से कलकत्ता के मध्य में ये ब्रिज बनाया गया। पीपों से निर्मित ये ब्रिज है और 1965 में 1965 में इसे हावड़ा ब्रिज से नाम कन्वर्ट करके रविंद्र सेतु कर दिया गया। रविंद्र सेतु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर ये मतलब पड़ा है। और गीतांजलि नामक एक पुस्तक के ऊपर इन्हें नोबेल प्राइज मिला है साहित्य के ऊपर। जब कोलकाता से निकलती है तो इससे थोड़ी दूर पर दामोदर नदी आकर मिलती है, थोड़ा सा आगे निकल के दामोदर नदी आके इससे मिलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से, छोटे नागपुर के पठार को दो क्षेत्रों में विभाजित करती है। एक आपके हजारीबाग का पठार और प्लस रांची के पठार को मध्य से क्रॉस करते हुए ये झारखंड से होते हुए आपके पश्चिम बंगाल में जाकर आपकी हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। हाँ, एक बात और है कि दामोदर नदी उत्तर भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि दामोदर नदी उत्तर भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, तो दक्षिण भारत की कौन सी है? तो अमरावती आपको लगाना है। कावेरी की एक सहायक नदी है अमरावती, वो दक्षिण भारत की प्रदूषित नदी है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। हुगली नदी जब आगे चलती है तो मुर्शिदाबाद को दो भागों में विभाजित कर देती है। मुर्शिदाबाद जब भारत का निर्माण, ब्रिटिश काल की बात करें, भारत का निर्माण नहीं हुआ था, या ये कहा जाए कि भारत पूर्णतः परिष्कृत रूप से जो अभी भारत है उसके रूप में नहीं आया था, तब ये बंगाल की राजधानी मानी जाती थी। मुर्शिदाबाद में जैसे ही ये प्रवेश करती है हुगली नदी, इसका नाम परिवर्तित हो जाता है और भागीरथी के नाम से ये पुकारी जाने लगती है। जैसे ही मुर्शिदाबाद में प्रवेश करती है तो इसे भागीरथी के नाम से पुकारा जाने लगता है। आगे चलकर इसके किनारे प्लासी स्थित है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्लासी नामक जो स्थान है किस नदी के किनारे है, तो सामान्यतः इसका भागीरथी उत्तर हमें किताबों में देखने को मिलता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं ये गलत है, लेकिन ये सही हो जाता है क्योंकि स्थानीय नाम पर इसका नाम भागीरथी पड़ जाता है। भागीरथी से पहले रूपनारायणी नदी आकर इससे मिलती है। तो अगर देखा जाए कि दाएं साइड से या लेफ्ट क्षेत्र से या निचले वाले भाग से अंतिम नदी जो मिल रही है वो रूपनारायणी नदी है, गंगा नदी से, ठीक आपकी। और ये नदी रूपनारायणी मिलने के बाद भागीरथी में आगे चलते के बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर द्वीप का निर्माण करती है। और गंगा सागर द्वीप हिंदुओं के आध्यात्मिक क्षेत्र और पिंडदान होता है उनके लिए विश्व प्रसिद्ध है और हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है। ऊपरी गंगा जो नदी है वो पश्चिम बंगाल में आगे बढ़कर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसमें जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा। और असम से होते हुए आपके बांग्लादेश में एक नदी जब
प्रवेश करती है असम में, जिसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है उसका नाम जमुना हो जाता है। जमुना और पद्मा बांग्लादेश में मेघना नदी का निर्माण करते हैं। जमुना और पद्मा, जमुना कौन है, ब्रह्मपुत्र है, पद्मा कौन है, ऊपरी गंगा या गंगा नदी, ये दोनों मिलकर मेघना का निर्माण करते हैं। और मेघना नदी जब बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन का डेल्टा सुंदरी वन पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है, इसके नाम पर ये सुंदरबन का डेल्टा बोला जाता है। एक चीज़ और है कि जो आपका ये सुंदरबन का डेल्टा है एक ट्रेंच से निर्मित है। ट्रेंच मतलब कह सकते हैं बीच में कह सकते हैं ट्रेंच क्षेत्र का निर्माण हुआ है। वैसे तो इसमें जो नदियाँ मतलब बीच में दरारें उत्पन्न करती उससे ये निर्मित है, और ये दबा हुआ क्षेत्र है, ऐसे उठा हुआ नहीं, ये ऐसे दबा हुआ क्षेत्र है। तो सभी नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ आकर इसे सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं, और गंगा नदी का भी फ्लो सुंदरबन के डेल्टा की ओर होता है। सुंदरबन का डेल्टा सामान्यतः यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं। सुंदरबन के डेल्टा इसे रिजर्व क्षेत्र कब किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज में कब सम्मिलित किया गया, नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सुंदरबन का डेल्टा जो क्षेत्र है 1973 में इसे बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। यहाँ पर रॉयल टाइगर्स या बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। इसे 1973 में बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। 1977 में इसे सेंचुरी बना दिया गया, वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया, सेंचुरी बना दिया, ये ध्यान रखना है। 1984 में इसे नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया। 1987 में इसे यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कर लिया गया, 1990 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज इसे घोषित कर दिया गया। गंगा नदी एक भारत की पवित्र नदी है, और ये एक वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। जय हिंद, जय दोस्त।